भी कराया हुआ है यार कितना, देखो अभी कराएंगे, हिंदी में भी कराएंगे, हिंदी वाले बहुत दुखी रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस यानी दिशा और सीक्वेंस यानी चरण क्रम ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए विकास की दिशा और उसका क्रम सेम रहता है, सभी के लिए सेम है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है आपका बच्चा स्पेशल है तो वो चाइल्डहुड से सीधा ओल्ड एज में पहुंच जाएगा, पहले अडल्टहुड में पहुंचेगा, उससे भी पहले एडोलेसेंस में पहुंचेगा, है ना। तो एक क्रम है जो फिक्स्ड है, दुनिया भर में क्रम यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का हो, यूक्रेन का हो, कहीं का भी बच्चा हो, सीक्वेंस सेम है डेवलपमेंट का और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसा नहीं है पहले बच्चा जो इंडिया का बच्चा है वो अपना पैरों से चल रहा है और अमेरिका का बच्चा है तो वो सर के बल चलता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, डायरेक्शन तो सभी के लिए सेम है। बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट यानी हर बच्चा अपने पेस पर अपनी गति से विकसित होता है, बशर्ते सीक्वेंस सेम है, डायरेक्शन सेम है, उसके बाद भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सारे बच्चों के दांत एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं निकलेंगे, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ चीजें जल्दी समझ जाते हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं फिर भी। विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत यह बात सुनिश्चित करती है, बताइए फटाफट से। कुल मिला के पूछा यह है कि विकास की दिशा, दिशा आपको पता है डायरेक्शन के 2 प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉपर पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे मजाक में, ठीक। एक है सेफेलोकॉर्डल जिसको स्रोत पदोन्मुखी कहते हैं, सर से पैर, हेड टू टो, यानी पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा फिर पैर की तरफ उसका दिशा जाएगी विकास की। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी, कि बच्चा जो है वो सेंटर से बाहर की ओर, है ना, यानी केंद्र से भुजाओं की ओर। आपका इन उंगलियों पे कंट्रोल बाद में आएगा, पहले इन हाथों पे आएगा, उससे पहले भी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और हार्ट वगैरह है वो डेवलप होंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सभी के लिए सेम है डायरेक्शन। सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है पहले इन्फेंसी है, शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर आएगा आपका चाइल्डहुड, उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड पहले आएगा। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, ये 2 से 6 वर्ष का समय है। फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा LC, जिसको हम 6 से 12 वर्ष कह रहे हैं, समूह यानी गैंग एज वाली स्थिति है। और फिर आता है एडोलेसेंस, इतना ही आपके काम का है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना, यानी किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक। ये सीक्वेंस दुनिया के हर बच्चे के लिए कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं आप देखिए पोल में, ठीक। डिसकंटिन्यूटी की तो यहां बात ही नहीं हो रही है, वो स्टेजेस की बात करता है डिसकंटिन्यूटी। लीनियर होना है मतलब स्ट्रेट लाइन, एकदम रेखा में होना है विकास, यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम गति से विकास चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गति में अंतर होता है। यूनिफॉर्मिटी यानी सभी के लिए सेम, तो ये बात नहीं है। इसका सिंपल मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, पृथकता का सिद्धांत है। विकास में कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं हम बाल विकास में, क्योंकि बाल विकास क्या है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अपने आप में ब्रॉड डोमेन है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स में इसको बांटा है छोटे छोटे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी सततता का, कि जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ दुनिया भर के हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट है, मैचुरेशन एंड लर्निंग का प्रोडक्ट है ना, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, समझते हैं चीजों को। तो आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता फिर भी पाई जाती है चाहे डायरेक्शन और सीक्वेंस सेम क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चंस आज के अच्छे हैं, समझिएगा। 21 दिसंबर का ये पेपर 2 है, और पेपर 2 है इसका मतलब ये नहीं पेपर 1 वाले नहीं करेंगे, सिलेबस सेम है, ठीक। एक मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे एक आध दिन में, डोंट वरी। फोकस करो, क्वेश्चन का आंसर करो पोल में। असर्शन यानी कि कथन, रीजन क्या है इसका, तर्क। तो एक कथन है उसका तर्क दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। यानी चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के बारे में हम जनरलाइज्ड क्लेम्स कर दें कि नहीं सभी बच्चों में ऐसा ही होता है, इसी समय पे होगा, मतलब सबके लिए एक जैसा बना दें, ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चों में डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, बहुलता है, विविधता है, डिफरेंस पाया जाता है, सीक्वेंस सेम होने के बाद भी रेट डिफरेंट है, दर अलग है, भिन्न है। सही बात है। रीजन यानी आर, इसका रीजन क्या है, चाइल्डहुड इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि बचपन क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है ना। ये बात फैक्ट है। हमने ये 2020 में या 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया है
ये बात क्या है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संकल्पना है बचपन, नहीं तो आपके घर के बच्चे का बचपन और एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिल रहा उसके घर के बच्चे का बचपन बिल्कुल अलग है ना। तो आपके घर का बच्चा 10 साल की उम्र में भी ग्लास खुद से उठा के रखने को तैयार नहीं है और वहां पे वो बच्चा बलून बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है। दैट मीन्स बचपन क्या हुआ, एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना हो गई। ठीक, तो ये बात तो सही है, इसलिए हम जनरलाइज्ड क्लेम्स नहीं लगा सकते कि सभी के लिए एक जैसी बात होगी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिकल्पना है, संकल्पना है जो बचपन है आपका। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ये दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है कि भाई इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सामाजिक संकृत संकल्पना है ये एक। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं। सही तो एक्सप्लेन किया है रीजन के द्वारा, गलत तो है ही नहीं। तो इस बार इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ये स्टेटमेंट और उसका रीजन पूछा हुआ है। इसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट कहां से अच्छे होंगे, लेट्स लर्न पे भी बताया हुआ है, बैचेस में भी बात चल रही है और भी मैं कराऊंगी, तो वो वहां से हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 60% से ज्यादा काम आपका वहीं खत्म हो गया अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ के समझ लिया, फिर कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन गलत करेंगे। Which of the following statement is a correct explanation of the child's process of socialization? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है। सामाजिकरण क्या है कि बच्चा समाज का एक सक्रिय मेंबर बन सके, यानी बच्चा क्या है, समाज में रहते कैसे, समाज के नियम कायदे कानून क्या हैं। हम अभी 8100 लोग जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जैसा मैं किसी अपनी एक दोस्त से बात करूं, हालांकि हम बात अभी भी उसी फॉर्म में कर रहे हैं, बट मान लीजिए कुछ एक स्लैंग यूज करना है या आपस में लोग मजे में किसी को एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं, वो हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? सोशलाइजेशन है, एक तरीका है, एक तमीज है ना। तो ये क्या होगा, सोशलाइजेशन है कि हमें पता है कि समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके होते हैं। जब आप घर में पढ़े होते हैं एकदम निकम्मे बच्चों की तरह, तो आप चाहे टी शर्ट में पड़े हो, शॉर्ट्स में पड़े हो, जब आपको कहीं जाना होता है काम पे तो आप सेम कपड़ों में नहीं चले जाते, है ना, आप चेंज करते हैं। या आप जब स्कूल में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, तो आप अलग व्यवहार करते हैं, घर में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या है, सामाजिकरण है कि भैया समाज के कुछ नियम कायदे तौर तरीके कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है एट टाइम्स। तो ये जो सोशलाइजेशन की बात है, इसके बारे में कौन सी बात सही है? पहला ऑप्शन है, चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स, यानी बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का परिणाम है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो जेनेटिक मटेरियल का ही परिणाम है सिर्फ, जबकि सोशलाइजेशन पे प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? समाज का ज्यादा पड़ेगा। भाई जिस समाज में आप रह रहे हैं, जैसे लोगों के बीच आप रह रहे हैं, अगर आपको बचपन में बोलने ही नहीं दिया गया तो आप बाद में भी अपनी बात कम रखेंगे। तो ये तो सोशलाइजेशन जेनेटिक्स से ज्यादा समाज का मामला है, एनवायरमेंट का मामला है, हेरिडिटी का कम है। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मॉड्यूल्ड कंप्लीटली बाय सोशल एनवायरमेंट। अब ये भी कहना गलत होगा कि बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। चलो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फिर भी देखेंगे। हमें तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट चाहिए, है ना। आंसर तभी 1 नंबर तभी मिलेगा जब हम 4 में से बेस्ट चूज करें। हो सकता है चारों सही हो, ये पेडागोजी में होता है एट टाइम्स। ठीक, अब आते हैं सी ऑप्शन पे। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड सोनली बाय हिज और हर डेस्टिनी एंड नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। तो भैया ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना है, ये बाबा टाइप के लोग हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्मित होता है और फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाग्य तो अपने आप कर देगा। ठीक, तो ये वाला सीन यहां नहीं चलेगा। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बात हमें ज्यादा अच्छी लग रही है बजाय कि बी के। ये थोड़ा एक्सट्रीम में एक तरफा झुका हुआ मामला है बी ऑप्शन। वो कहता है बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को, आपके जीन्स को बिल्कुल ही नकार दिया। भाई कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से ही थोड़े शांत होते हैं, है ना, उनका टेम्परामेंट शांत होता है, थोड़े से कूल होते हैं, है ना। धोनी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, MS धोनी का। ठीक, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं चलो एनवायरमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोग थोड़े से उनका टेम्परामेंट हाई होता है, उसमें हेरिडिटी का भी थोड़ा बहुत योगदान है। ऐसा नहीं सिर्फ एनवायरमेंट मोल्ड कर देगा पूरी तरह से, है ना। तो ये आंसर क्या होगा? डी। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है, इंटरैक्शन है। किसका? डेवलपमेंट क्या है? गुणनफल है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण यानी आपका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, जो जीन्स हैं वो दोनों मिलकर के एक अन्योन्य क्रिया के तहत आपके डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं। तो सामाजिकरण में भी यही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
किसने कहा है कि दोनों महत्वपूर्ण है? वुडवर्थ ने कहा है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवांशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों का गुणनफल है, दोनों की बराबर की भूमिका है विकास में। किसी एक पक्ष में कई बार हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, दूसरे पक्ष में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट क्या करेगा? अब तो मिल गया जैसा मिलना था, है ना। और एजुकेशन में आपका एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्याजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्रोनोलॉजी समझनी है। अभी एक वो मीम वायरल हुआ था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। तो आपको क्या है, यहां सही चरण क्रम पहचानना है। प्याजे के विकास के सोपान सिद्धांत में सही क्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस को कैसे बांटा गया है, उसकी बात अगर हम करें तो कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा। देखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए यार, क्या फालतू फालतू कमेंट्स को छोड़ दीजिए। नोट्स जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फंडा बताया हुआ है, निमोनिक्स कहते हैं इसको। याद करने की एक टेक्निक होती है, यहां लिख लीजिए SPCF, ठीक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी वाले भी ऐसे याद रख लें, क्योंकि हिंदी में मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश में एक ही फिक्स नेम होता है ज्यादातर, ठीक है ना। हाँ, देख रहे हैं विनोद, मैम समझदारी से बात कर रहे हैं। अरे अभी भी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं हुई है ना, तो देखिए, तो ये सम पीपल कांट फोकस से याद करवाया जाता है आपको, SPCF। यानी कुछ लोग भाई ध्यान नहीं लगा पाते या नहीं लगा पा रहे हैं, अभी भी उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। ये तो हुई क्लास की बात, ये तुमने किया है ना, खतरनाक लोग हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये निशा की ड्राइंग को साइड करेंगे, यहां फोकस करेंगे। SPCF ये प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे हैं। ये आपको हमेशा ही काम देंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, है ना। प्याजे ने जो अपनी 4 अवस्थाएं बताई हैं, किसकी? संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चे का जो संज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो मानसिक क्षमताओं का विकास है, वो इन 4 अवस्थाओं के द्वारा होता है, अलग अलग एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती है। इसका हमने सिंपल फंडा बनाया हुआ है, सम पीपल, S फॉर सम पीपल कांट फोकस, है ना। उनका ध्यान लगता ही नहीं है, वो क्लास में बैठे होंगे और यादों में खोए होंगे किसी और की, ठीक है जी। तो सम पीपल कांट फोकस, हमें सिंपली यहां याद रखना है, ये S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, और जिसका टाइम पीरियड क्या है, जन्म से 2 वर्ष है, ठीक। फिर आता है P, पीपल का जो P है, SP का प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक है? 2 से 7 वर्ष तक, ठीक। फिर C से है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक। फिर आता है F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है आपकी 11 ईयर्स एंड अबव, ठीक। 4 स्टेजेस हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आंसर क्या मार्क किया आपने? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। भैया S से शुरू हो रही है कहानी, जब हमने समझ लिया SPCF, S कहां दिख रहा है? यहाँ कहीं भी S नहीं है, सिर्फ B ऑप्शन में, तो सिंपल 1 नंबर मिल गया, बात खत्म हो गई, है ना। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। प्याजे पे हम चर्चा कर चुके हैं, एक और बार भी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे भी, डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ प्याजेस थियरी। प्याजे की थियरी का क्रिटिक कौन है, आलोचना कौन सी है प्याजे की थियरी की? जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा एक ऑप्शन प्याजे की आलोचना होगी? क्रिटिक तो दुनिया में आप ईश्वर बन जाइए, फिर भी आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे। तो प्याजे ने बहुत प्यारी थियरी दी है, बट कुछ ना कुछ कमी तो कहीं रह ही सकती है ना। समझिएगा एक बार, फटाफट से समझिएगा, हो जाएगी शोभित, टेंशन नहीं लेने का, है स्टाइल में रहने का, पढ़ाई करो मस्त, वो हो जाएगा, जो भी बैच में होना वो सब होगा, डोंट वरी। देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स हैं आपका ध्यान रखने के लिए, अभी दीपावली जा चुकी है और आपका पढ़ाई पे फोकस होना ही चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी? प्याजे की थियरी की क्रिटिक की, तो आपने अब तक जवाब दे दिया होगा। पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है, प्याजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग्स। यानी प्याजे का यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो क्या आप खाली बर्तन मान रहे थे प्याजे?
नहीं, पियाजे तो कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट है भैया, नन्हे वैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं इंटेलिजेंट नहीं है ना। और पियाजे एक स्टेप आगे बात कर रहे थे कि भैया ये तो नन्हे वैज्ञानिक है ना, खोज करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं, तो ये तो बात हट गई। पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका या कमतर आंका, यानी ऐसा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है कि बच्चे जो हैं 2 से 7 वर्ष तक आते आते वो बहुत सारी क्षमताएं अपनी दिखानी शुरू कर दें, उनकी मेंटल प्रोसेसेस बेटर हो जाएं। तो पियाजे ने जो अनुमान लगाया कि इस स्टेज में इतनी ही चीजें होंगी, उसके भी आगे जा सकते हैं कुछ लोग, ये संभावना है। फिर आता है बी, सी ऑप्शन, पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वालों के रूप में नहीं माना, ये तो ऑपोजिट है। जबकि पियाजे ने कहा कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज हैं, क्योंकि पियाजे एक रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो हर एक रचनावादी, चाहे वो पियाजे हो, वाइगॉस्की हो, ब्रूनर हो, वो ये कहेंगे कि भैया बच्चे ज्ञान का सृजन बिल्कुल सक्रिय रूप से एक्टिविटी करके, जो भी चीजें आप उसको दे दो वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिविटी करता हुआ मिलेगा, कभी दीवारों पे कुछ लिखेगा, कभी कोई पेन मिल जाएगा उसको खोल के देखेगा, तो वो एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं इन शॉर्ट। डी ऑप्शन है, पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस। जबकि पियाजे ने कैसे देखा विकास की प्रक्रिया को? डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो लोग एज की परवाह नहीं करते, जैसे वाइगॉस्की, तो वाइगॉस्की ने कॉन्टिन्यूअस देखा है। जब पियाजे ने कॉन्टिन्यूअस देखा ही नहीं तो ये तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। भाई जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने कुछ कहा ही नहीं और आप मेरे को उसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो बेवजह की बात हो गई। पियाजे ने कहा डिसकॉन्टिन्यूअस है, पियाजे ने कभी कहा ही नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इस पे कहां से क्रिटिसिज्म कर देंगे जो बात उन्होंने कही ही नहीं, तो ये तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन है ना। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, नहीं असतत माना है उन्होंने, अनिरंतर माना है, डिसकॉन्टिन्यूअस माना है। देखिए अगर कॉन्टिन्यूअस माना होता तो पियाजे स्टेज के हिसाब से, एज के हिसाब से डिवाइड नहीं करते डेवलपमेंट की प्रक्रिया को, है ना। जिसने भी, अगर हम पियाजे की बात करें, इसमें आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका। ऐसा कई बार हो सकता है कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे जितना पियाजे कह रहे हैं उससे ज्यादा कर दें। कई बच्चे में आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि जिस समाज और संस्कृति में वो रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं, उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। और कई बार बच्चा एज से पहले बहुत कुछ सीख सकता है, एज जैसा कुछ नहीं है, ऐसा वाइगॉस्की मान रहे हैं। ठीक, तो उस केस में अगर हम देखें तो पियाजे क्या है, यहां पे एक चीज समझिएगा, इस बार क्वेश्चन आया है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे, पहले क्वेश्चन नहीं आता था बट हम डिस्कस किया करते थे, है ना। वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो यहां पे वाइगॉस्की के अनुसार विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस, जिसमें एज का कोई मैटर नहीं है। इन्होंने अपनी थियोरी में ना कोई स्टेज दी है ना कोई एज दी है। एज अगर दी भी है तो वो स्पीच में, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात में दी है, नॉर्मल डेवलपमेंट में इन्होंने कोई एज नहीं दी। तो यानी सतत चलेगा, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्टेज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पियाजे की जब हम बात करें, क्योंकि इन्होंने ये 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये जो 4 स्टेजेस दी हैं, और इन्होंने कहा है एज के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होगा। कैसे? जैसे ये है सेंसरी मोटर स्टेज, तो इतना बच्चा विकसित हुआ, ये एक्टिविटी करने लगेगा अपने एनवायरमेंट में, ईगोसेंट्रिक है, अभी तो उसको पता ही नहीं है, फिर वो एक्टिविटी करेगा, फिर 2 से 7 वर्ष में थोड़ा और विकास उसका होगा, है ना। अब वो कुछ और चीजें समझने लगा। फिर आता है आपका क्या? 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब उसकी समझ थोड़ी और बड़ी, लॉजिक आ गया। लेकिन 11 एंड अबव में अब उसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ गई। तो ये पियाजे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको? नहीं। वाइगॉस्की कह रहे हैं भैया कॉन्टिन्यूअस है ना, आगे बढ़ता जा रहा है, सीखेगा, समाज है, संस्कृति है, व्हाटएवर इट इज। इन्होंने यहाँ पे स्टेज दे करके ये सिंपल कर दिया कि 0 to 2 में इतना, 2 से 7 में इतना, 7 से 11 में इतना, 11 से 15 में इतना। तो ये क्या है? ये डिसकॉन्टिन्यूटी है कि ये क्वेश्चन में आया हुआ है, पहले पूछ चुका है सीटेट में, ये चार्ट बना के पूछ चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पियाजे कह रहे हैं कि विकास क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग होगा, इतना इस अवस्था में, उतना इस अवस्था में, यानी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। देख रहे हैं ना, हर स्टेज में ब्रेक्स आ गए, जो भी स्टेज देगा वो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करेंगे, वाइगॉस्की कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। क्योंकि पियाजे अब एज की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, कई एक्सेप्शन, कई बच्चे ऐसे हों जो 2 से 7, मान लीजिए कोई चीज थी, लॉजिक था 7 से 11 में आना था, किसी बच्चे में 5 से 6 वर्ष में ही आ गया, तो उन्होंने 2 से 7 वर्ष वाली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको कमतर आंका है, ऐसा कहा जा सकता है। ये इनका क्रिटिसिज्म बन सकता है, बी ऑप्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो मेरी उम्र जो है वो 52 साल होनी चाहिए थी, तभी मैं आपके साथ डिस्कशन के लायक हो पाती, है ना। तो वाइगॉस्की कह रहे हैं एज मैटर नहीं करती, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस तरह से आप अपने आप को मौका दे रहे हैं वैसे आप डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं,
लॉरेंस कोलबर्ग याद है आपको? नैतिकता की बात करते हैं, सही और गलत की बात करते हैं, है ना भाई, झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात है। इस तरह की मॉरलिटी क्या है? नैतिकता, सही और गलत का हमें आभास कराने वाले कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम मॉरल प्रिंसिपल्स कहते हैं, राइट और रॉन्ग। अगर ये मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कुछ और सही और गलत बचेगा नहीं दुनिया में, ठीक। तो ये जो मॉरल रीजनिंग या मॉरल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, नैतिक विकास की थियोरी दी है। चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन विच स्टेज, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड, अगर मम्मी चॉकलेट देंगी तो भैया मैं काम करूंगा या करूंगी, होमवर्क करूंगा या करूंगी, अगर नहीं दे रही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक। पुरस्कार, दंड क्या हो सकता है? भैया दंड मिलेगा इसलिए होमवर्क कर लो, कल टीचर सबके सामने बेइज्जती करने वाली है या करने वाले हैं, ठीक। तो ये क्या है? दंड से बच रहे हैं या तो हम, या फिर पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं। और ज्यादातर दुनिया ऐसे ही काम कर रही है अभी भी। हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम सुधरते नहीं है, है ना। हमारा ध्यान वही रहता है, या तो हम डर की वजह से किसी काम को करते हैं या फिर हमें कुछ लालच होता है, ठीक ना, फियर और ग्रीड एक तरह से। तो ये कौन सी स्टेज होनी चाहिए कायदे में, बताइए जरा। प्री कन्वेंशनल, लेवल 3 दिए हैं उन्होंने, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। रिलेटिविज्म की यहां कोई जगह नहीं है। तो ये है स्तर प्री कन्वेंशनल, सबसे पहला स्तर है ये, जब बच्चा छोटा है, स्कूल वाला बच्चा है ये, ठीक, लेकिन जा नहीं रहा लोगों का, ठीक। तो प्री कन्वेंशनल क्या है? ये पूर्व पारंपरिक अवस्था है जिसमें 2 स्टेजेस हैं, एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी आप दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, काम कर लो, खाना खा लो पूरा, नहीं तो मम्मी पनिशमेंट देंगी। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञा पालन किस लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए। दूसरी स्टेज क्या है इसमें? दूसरी स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज की, टिट फॉर टैट की, कि भैया मैंने आपको चॉकलेट दी तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा बदले में, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपके बर्थडे पे गिफ्ट लेके आया था, आपने दिया नहीं, ठीक। तो ये दंड से बचने के लिए या तो पुरस्कार पाने के लिए। ये लेवल 1 है। कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल अलग हो जाते हैं। यहाँ पे फिर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आएगी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वो टाइम जहां एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी टोटली आपके अपने दिमाग में कुछ सही और गलत नहीं है। जिस चीज से समाज में दंड मिलता हो वो गलत है, जिस चीज से पुरस्कार मिलता हो वो सही है। ये है पहला स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। एक्सटर्नली आपकी पूरी मॉरलिटी निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगर आप ये सेशंस ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आंसर नहीं मैं आपको बता रही हूं, आप आंसर दे रहे हैं, अपने आप को असेस कर रहे हैं पोल में, लेकिन यही प्रॉपर एनालिसिस है। आपको थियरी तक भी समझ में आने लगेगी जब आप थियरी भी पढ़ेंगे ना इसके बाद। अगर मान लीजिए आपने थियरी नहीं भी पढ़ी है बाय चांस, जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, लेट्स लर्न पे भी मैंने सारी कराई हुई है, तो उस केस में भी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि चल क्या रहा है इन थियरीज में, ठीक है ना। हाँ, और लाइक शेयर करना जितने लोग भूल गए, बिल्कुल सही कह रही हो श्वेता आप, इनको करना चाहिए। आप हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। आंसू आ गए मेरे, ये है ना, ये मेरा शौक है, अदरवाइज मेरे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य बचा नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए नहीं, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, सिवाय आप लोग अच्छा करें, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड एज, यानी जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। यानी कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। कब से हैं? जन्मजात हैं, बाय बर्थ आपके अंदर हैं कुछ इंस्टिंक्ट्स और कुछ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आंखों का, पलकों का झपकना रिफ्लेक्स है आपका, दिल धड़क रहा है आपका, आपको कर नहीं रहे, खुद से ऑटोमेटेड है ये, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें तो कुछ इंस्टिंक्ट और कुछ रिफ्लेक्सेस जन्मजात होते हैं, इनको क्या कहते हैं पियाजे की भाषा में? तो इनको सरकार स्कीमास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। और 4 स्कीमा जन्म से होते हैं। बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि दूध कैसे पीते हैं, आप सिखा ही नहीं सकते, वो इतना छोटा होता है, वो अपने आप सीख जाता है। यानी सकिंग का स्कीमा जन्म से है, जो रिफ्लेक्सेस हैं, स्कीमा है, वो जन्म से है। कुछ इंस्टिंक्ट्स और कुछ रिफ्लेक्सेस जन्म से होते हैं। एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? आप बच्चे को ऐसे कीजिए वो ऐसे करेगा, इसमें से कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ हमेशा रहते हैं, तो ये भी जन्म से है रूटिंग रिफ्लेक्स। फिर क्या आता है? फिर आपका ग्रेस्पिंग एक चीज है, ग्रेस्पिंग का जो स्कीमा है वो जन्म से है आपके अंदर। ये इंस्टिंक्ट ग्रेस्पिंग क्या है? बच्चे के हाथ में आप कुछ भी रख दीजिए, आप अपनी उंगली पकड़ा दीजिए छोटे से बच्चे को, वो ऐसे कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा बहुत कम एज में, तो ये भी जन्मजात है, ठीक। इसके अलावा एक बिविंस्की रिफ्लेक्स होता है, यानी पैर में अगर आप बच्चे के पैर के सेंटर में ऐसे टच करेंगे तो ऐसे करेगा अचानक से। तो इस तरह के कुछ रिफ्लेक्सेस और कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो जन्मजात होते हैं बच्चे में, इनको पियाजे ने स्कीमा कहा है ना, इनको स्कीमा कहा है। कुछ बात तक रह जाते हैं, जैसे आपका दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, वो हमेशा के लिए है,
कुछ टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है ना। माइंड मैपिंग क्यों नहीं होगा, सौरभ पूछ रहे हैं। सौरभ बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हम निराश हैं कि आपने ये पूछा। चलिए समझते हैं। एकोमोडेशन अलग ही कहानी हो गई, वो तो स्कीमा को अपडेट करने में काम आएगा, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। ऑपरेशंस होती हैं मेंटल प्रक्रियाएं, है ना, मेंटल एक्टिविटीज को ऑपरेशन कहते हैं। जो ऑपरेशन का मतलब है जैसे प्री ऑपरेशनल, तो लॉजिक या एक्टिविटीज। ठीक बात है। माइंड मैप में डाउट है सौरभ जी को, तो सौरभ दा इसमें ना मानस चित्र की अगर हम बात करते हैं तो मानस चित्र क्या है, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, है ना, या चीजों को याद रखने के लिए, इजी बनाने के लिए, कि आपने दिमाग में कुछ फ्लो चार्ट बना लिए, आपने कुछ क्या कर लिया, कुछ पिक्चर्स बना ली, भैया ऐसे याद रहेगा मुझे। ठीक है। और आपने क्या किया कि प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, एक बच्चे के 4 सर बना दिए रावण के जैसे, 4 नहीं थे उनके, और इसको दिमाग में याद रख लिया। मतलब आपने मैप बनाया है याद रखने के लिए। याद रखने के लिए जो मैप्स बनाए जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उनको स्कीमा नहीं कहते। ये बचपन से, जन्म से नहीं होते आपके अंदर, ये आप बाद में सीखते हैं। तो ये इसलिए आंसर नहीं होगा। स्कीमाज, कुछ स्कीमाज इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस के रूप में आपके अंदर जन्म से निहित होते हैं, इसलिए। ठीक है ना। समझ पा रहे हो या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं बताइएगा। खैर आते हैं, बढ़े आगे, समझिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। स्कीमा क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, आपके ब्रेन में चीजें बनी हुई है ना। आप मुझे पहचान पा रहे हैं, ये आपके स्कीमा में सेट हो चुका है, आपने ऐड कर लिया है अपने दिमाग में। ठीक है ना। आप इस पेन को भी पहचान पा रहे हैं, ये भी आपके स्कीमा में ऐड है, यानी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपके ब्रेन में कुछ रूम्स बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन जहां स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक। देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन, यानी वाइगॉस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, यानी नए ज्ञान की निर्मित जो है वो कहां, रचना कहां होगी। नया ज्ञान आप जब बना रहे हैं तो वो कहां बनेगा, बताइए फटाफट से बताइए। तुमने मेरा फोन चोरी कर लिया, हमने तुम्हें ये सिखाया है? मांग लेते यार, तुम छीन लेती, तुम चल जाता है। फोन, एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपने फोन से, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं लोग। देखिएगा, अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, लाइक शेयर करना जितने लोग भूल गए हैं वो कर सकते हैं। 10,524 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और 5500 लोगों ने लाइक किया है। ऐसे बचपन में मैथ्स में नहीं पढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, ऐसा करना होता है हमारे यहाँ, ये रिचुअल है। ठीक, कि अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना होता है। लेव वाइगॉस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के कौन से क्षेत्र के बीच। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, जो बच्चा जानता है और जो जानने में का वो सामर्थ्य रखता है। भाई मान लीजिए जितना मुझे आज पता है और मेरी जो पोटेंशियल है वो यहां तक का है, इसके बीच में ज्ञान की रचना होगी, मुझे ये रास्ता तय करना होगा। आप आज जो जानते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे और कुछ सब्जेक्ट में आप क्या है, आपको ये होगा कि यार मैं सीटेट क्लियर कर सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है, लेकिन कुछ चीजें मुझे आती हैं, कुछ मुझे सीखनी है। इसी के बीच में ज्ञान की रचना होनी है। इसी को वाइगॉस्की कह रहे हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, बात तो सही है, फिर भी चारों ऑप्शन देखेंगे। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रीच, देखिए जो बच्चे की पहुंच से ज्यादा दूर होगा वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आप ये कहने लगे सीटेट की तैयारी करने आए, आज तक टीचिंग ट्रेनिंग की और कल साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो ये थोड़ी अजीब बात हो जाएगी, आपकी पहुंच से बहुत दूर की बात हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये वाइगॉस्की नहीं कहते। व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट द टीचर थिंक्स शी शुड नो, यानी जो कि बच्चा जानता है या जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक के विचार से नहीं, बच्चे का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से। ठीक, डी ऑप्शन है व्हाट अ चाइल्ड, शिक्षक के हिसाब से नहीं चलना, बच्चे के हिसाब से चलना है यहाँ पे। ठीक है ना, बच्चे के हिसाब से चलना है। पोल वाली दीदी को, अच्छा चीकू पढ़ लो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे फालतू बातें करोगे तो, है ना। बहुत प्यार आ रहा है पोल वाली दीदी पे। डी ऑप्शन देखो, व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स थिंक शी शुड नो, यानी जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से उसको जो जानना चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई, बच्चे को बनना है फोटोग्राफर, आप उसको कुछ और ही बनाना चाह रहे हैं, तो बच्चा मैटर करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक, तो यहाँ पे बात क्या है कि ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड ज्यादा है, बच्चा जो जानता है और जहां जानने के लायक है, जो कैपेबल है जिस चीज के, तो जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, उसके बीच नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाइगॉस्की के अनुसार। इसीलिए इन्होंने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इन्होंने क्या कहा वाइगॉस्की ने, यहीं पे समझ लेते हैं। वाइगॉस्की ने कहा भैया ZPD नाम की एक चीज होती है,
है ना, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल मतलब पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक, आपको इतना आता है लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो आता है और पहुंच सकते हैं कि बीच का रास्ता है, यही है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी में आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जहां पे आपको MKO मोर नॉलेजेबल अदर, कोई व्यक्ति या कोई जगह या कोई भी चीज, वो आपको हेल्प करेगा यहां तक पहुंचने में। और ये जो हेल्प होगी इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना। मान लीजिए मैं आपके लिए MKO का काम कर रही होंगी, अभी जिस चीज में आपको समझने में समस्या है उसमें मैं आपको हेल्प कर रही हूं। ये जो हेल्प है, इस हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना। इसको हम मचान कहते हैं। ठीक, ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कई लोग MKO और स्कैफोल्डिंग में कंफ्यूज रहते हैं। तो MKO कोई भी व्यक्ति या कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, और स्कैफोल्डिंग वो प्रोसेस है जो मदद की प्रक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे लग रहा है मैं आज ज्यादा ही डिटेल में जा रही हूं, तो थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, या मजा आ रहा है तो चलने दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अभी हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं। तसल्ली से पेशेंस के साथ पढ़िए, ये मत सोचिए कि इतनी देर में हम 60 क्वेश्चन कर लें। ठीक है, हालांकि हम 60 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हैं विद एनालिसिस, तो बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। कोई कह रहा है जिसके ऊपर आप गुस्सा करेंगे क्या उसे भी लाइक करना पड़ेगा वीडियो को? हाँ, उसे भी करना पड़ेगा, ऐसा संविधान में लिखा है हमारे लेट्स लर्न के। देखिएगा एक बार, मजाक कर रही हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, A child in the classroom hits his or her classmates in the same way that he has been being punished at home. This is an example of what? भाई एक बच्चा है ना, एक प्यारा सा बच्चा है, बच्चे का नाम है A और बच्चे का नाम है दूसरा B। अब ये प्यारा सा बच्चा A अपने इस दोस्त या क्लासमेट B को हिट करता है, मुक्का मारता है बहुत तेज से, क्योंकि इसको भी मुक्के पड़े होते हैं कहां, अपने घर में। ठीक, तो ये जो है ये किसके अंदर आएगा? मतलब बच्चा अगर घर से पिट के आए, जिस तरह से उसको घर पे हिट किया गया हो या उसने देखा हो हिट होते हुए, किसी को मूवी में भी देखा हो, वो उसी तरह से अपने किसी एक कलीग या बच्चे, कलीग तो क्या ही कहेंगे, पीयर को, अपने साथी समूह के आसपास के लोगों को वैसे ही मुक्का मारे, है ना। और आप हैरान हो यार ये इसको किसने सिखा दिया? बच्चे ने गाली सीख ली, मान लीजिए कोई मूवी देख ली, कोई गलत शब्द सीख लिया, सेम ही बात है। तो ये क्या है? ये बेंड्यूरा जी हैं। बेंड्यूरा समझते हैं? बेंड्यूरा कहते हैं कि हम इमिटेशन से, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, है ना। उन्होंने कहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नाम की एक चीज होती है जिसको हम सामाजिक संरचनावाद के तहत रखते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम अवलोकनात्मक अधिगम। बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि एक डॉल थी, जिन बच्चों को उस डॉल को पीटते हुए दिखाया गया था, पंच करते हुए दिखाया था, और वो बार बार खड़ी हो जाती थी उठ करके डॉल पंच खाने के बाद। तो उन बच्चों ने वही रिपीट किया। जिन बच्चों को प्यार करते हुए दिखाया गया उन्होंने वो रिपीट किया। तो बच्चा जो देखता है वो करता है, यानी इमिटेट करता है। नकलची बंदर होते हैं बच्चे, ये हमने बहुत बार सुना है। मतलब हम सोच समझ के काम करते हैं बच्चों के सामने, अदरवाइज वो भी वही रिपीट करते हैं। तो ये सामाजिक संरचनावाद है। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, सोशल लर्निंग थियरी SLT है, जिसको एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म में तो पियाजे और वाइगोस्की हैं, वो इसकी बात नहीं कर रहे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वो हैं जो कि वाइगोस्की हैं। ठीक, ह्यूमनिस्ट, ये तो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग हो जाएगी, वो अब्राहम मैस्लो वाली। समझ पा रहे हो विनोद के नहीं? दिवाली की मिठाई ज्यादा खा लिया इसलिए ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। वैसे मिठाई की तो मैं ज्यादा शौकीन नहीं हूं, मैंने इधर उधर चिपका दिए वो डब्बे और जो भी चीजें आई थी क्योंकि कम ही खाई मैंने, मिठाई ज्यादा नहीं खाई। बट हाँ, मजा आया, अच्छा लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड, यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कैसा होगा? इन 5 ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है जहां बच्चा सेंटर में है? बाल केंद्रित की हम आज की डेट में बात कर रहे हैं कि भैया बच्चे के लिए सिस्टम है, ना कि सिस्टम के लिए बच्चा है। तो बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको पढ़ाइए, ना कि अपने हिसाब से। ठीक, तो उसके बच्चे को सेंटर में रखने वाले ऑप्शंस कौन से हैं ये पूछा है। पहला ऑप्शन है हैव प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत से संसाधनों का प्रावधान। चलिए कर सकते हैं आप संसाधन, स्कूल में अलग अलग चीजें डिफरेंट तरीके की ला सकते हैं, बात तो सही है ना, गलत तो नहीं कह सकते इसको। फिर आता है बी ऑप्शन, बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यानी कि लचीलता समूहीकरण, यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ग्रुपिंग जो है। चलो ये बात भी सही लग रही है हमें, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रुप में बच्चे चेंज होते रहे, ऐसा नहीं है फिक्स 4 लोगों का ग्रुप बना दिया वही चलेगा।
थर्ड ऑप्शन है यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बात याद रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी आता है और यहां भी दिखेगा आपको। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार है ना। अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो पाठ्य पुस्तक सर्वो सर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है, जो सब कुछ है ऐसा नहीं है, कोई जादू की झप्पी या छड़ी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में ही सब कुछ है। तो पाठ्य पुस्तक एकमात्र सोर्स नहीं है ज्ञान का, 70 तरीके हैं। अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो लोग डीट प्लस भी मतलब जॉब तक ले रहे हैं टीचिंग में, या फिर सीटेट लाखों लोगों ने क्लियर किया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किताब खरीदी भी नहीं है। तो क्या ओनली सोर्स है आज की डेट में? अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, इंटरनेट है, समाज है, क्रिएटिविटी है, चार्ट्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? वन ऑफ द रिसोर्सेज है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है टेक्स्ट बुक। एकमात्र संसाधन नहीं है, ओनली नहीं है ना। वैसे आप प्यार व्यार करते होंगे घर में, या आपके दोस्त भी होंगे, तो ऐसा तो नहीं है एकमात्र प्यार आप किसी एक ही व्यक्ति को करते होंगे, है ना। कई सारे लोग हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति है, या कई सारे लोगों को आप क्या है कंपैशनेट हो सकते हैं कई लोगों के प्रति। तो ये क्या एकमात्र आधार नहीं है नॉलेज का टेक्स्ट बुक, और भी बहुत सारे लोग होंगे। हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड तभी होगा जब बच्चा एक्टिव होगा। फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड, रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, ठीक। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सही था, और ये फोर्थ भी सही था, फर्स्ट भी ठीक था। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्कूल में होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, लचीलता के बेसिस पे यानी लचीला ग्रुप, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर सबको अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप बनाना है, सक्रिय होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड करिकुलम या सिर्फ किताब ही सब कुछ है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इन दोनों को हमने हटा दिया। इस तरह के क्वेश्चंस भी खूब चलन में है। एक तो ये असर्शन और रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट दे दिया और फिर पूछा ये दोनों सही है, एक सही है, और इस तरह से ये वाले कि 4 ऑप्शंस में से आपको फिर ग्रुपिंग में देखना होगा कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एज पर द थियोरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक बात सही होगी, ये आप बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी कंस्ट्रक्ट। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल, सिंगल यूनिट। अगर कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट होगा, ऐसा बिने मानेंगे। यूनिटरी किसने कहा है? एल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, एल्फ्रेड बिने। ठीक, गलत हो गया ये तो। इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी एक जनरल क्षमता है जो आपने एक्यूमुलेट करके बनाई होगी, है ना। अब ऐसा तो नहीं है अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसने सिर्फ एक्यूमुलेट किया होगा, अंदर से भी इनहेरिट भी तो किया होगा ना कुछ हद तक। तो जनरल की बात कौन करता है? जनरल इंटेलिजेंस की, और स्पेसिफिक की चार्ल्स स्पीयरमैन। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे। इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। पहली बात तो ये 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 है। पीएमए बोला जाता है इसको, थर्स्टन का 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। एसपीएनवी डब्ल्यूएमआर से याद होगा आपको, पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया होगा कभी ना कभी, है ना। तो वो थर्स्टन की मेंटल एबिलिटीज हैं, 7 हैं वो, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जब ये तीनों ही गलत हैं तो एक तो सही होना ही पड़ेगा एक ऑप्शन को। तो इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ईच वन ऑफ विच हैज अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। बहुत ही प्यारा सवाल। बुद्धि एक, ये हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने गड़बड़ कर दी, हमारे टाइपिस्ट जी का कमाल है ये। हिंदी वाले इसको सी लगाइएगा और इंग्लिश वाले डी लगा लीजिएगा। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में, या हो सकता है आपके सीटेट के पेपर में भी कर दिया हो, कमाल लोग हैं ये लोग। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति बने कि आपको इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो जो चीज आपको पता है कि ये सही ये ऑप्शन है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला मार्क कर देना है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर या जो भी इनका सिस्टम रहता है वो इंग्लिश को ही सही मानते हैं। अगर गलती होती है हिंदी में तो इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर सबको मिल जाए, बट चांसेस हैं, या ऐसा ही होता है जनरली कि इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है। तो बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है ना। तो इसको समझेंगे एक बार। 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है हार्वर्ड गार्डनर ने, डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसको समझना कि बायोलॉजिकली कैसे जुड़ा हुआ है ये। अगर हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर की, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने, इनसे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि के विषय में, क्योंकि आज के टाइम पे इन्हीं के इंटेलिजेंस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम बात गार्डनर की कर रहे हैं, ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी 1983 में, 1983 में इनकी एक बुक आई जिसको हम फ्रेम्स ऑफ माइंड बोलते हैं, ठीक। इसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की,
यानी बुद्धि जो है कोई एक या दो प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। यानी बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कई प्रकार से लोग बुद्धिमान हो सकते हैं। और आईक्यू को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। शुरुआत में 7 थी, फिर आज की डेट में आपको 9 भी मिल जाएंगी, कहीं कहीं ऐसे देखा जाए तो 12-13 भी हैं, बट एनसीईआरटी 8 फॉलो करती है, तो आपको 8 ही टाइप याद रखने हैं, है ना। जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक चीज होती है कि कुछ लोग म्यूजिक में बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे AR रहमान, जैसे लता मंगेशकर जी, ठीक। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मिताली राज, जैसे विराट कोहली, ठीक, या साइना नेहवाल, ठीक। कुछ लोग लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग राइटर्स हैं या पोएम्स लिख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा ऐसे ही अलग अलग प्रकार की 8 बुद्धि हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जेनेटिक बायोलॉजिकल बेस होता है हर एक टाइप की बुद्धि का। यानी मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके ब्रेन का मान लीजिए एक पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो इस प्रकार की बुद्धि अगर आप में थी तो वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें ठीक काम करेंगी, ऐसा गार्डनर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है ना। तो कि जरूरी नहीं है कि आपका ब्रेन के एक पार्ट डैमेज होने से बाकी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, या बाकी प्रकार की बुद्धि अगर आप में है तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात गार्डनर की है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, कोई सिंगल यूनिट नहीं है, बायोलॉजिकल बेसिस होता है, हर ब्रेन के अलग अलग भाग से चीजें होती हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग अभी होनी है, आप सीख रहे हैं लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए टीचर ने, तो इसको आप कैसे देखेंगे। पहला ऑप्शन है मेक कंपैरिजंस अमॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर गोल्स। एक बात हम सिंपल याद रखेंगे, बच्चों में कंपेयर करना, कंपैरिजंस ड्रॉ करना, इससे घटिया बात कोई और नहीं है। आज की डेट में जो हमारी प्रोग्रेसिव पेडागोजी है, जो हम मॉडर्न तरीके से पढ़ाने की जब बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों को कंपेयर नहीं करते, है ना, उनका आपस में कंपैरिजन नहीं करते। बच्चे का खुद से कंपैरिजन करेंगे कि आज से 6 महीने पहले आप कितना अच्छा कर रहे थे और आज कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बात को कंपेयर कर सकती हूँ एज अ टीचर, बट कि आप शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से कितना अच्छा कर रहे हैं, ये कंपेयर करना गलत बात है। एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स इन देयर लर्निंग। ये बात सही है कि हर एक बच्चे के काम को आप क्या करें, एनालाइज करें, उसको टुकड़ों में बांट करके देखें, उसका विश्लेषण करें कि बच्चा कैसे सीख रहा है और गैप्स कहाँ है, कमी कहाँ है, उसको फुलफिल कैसे करेंगे। ये बात पॉजिटिव है। बच्चे के भलाई में जो ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन है, जो बच्चे की भले की सोचे, है ना। हमें बच्चे के भलाई में सोचना है हमेशा। ओनली गिव येस नो क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस में बच्चे की सोच, वो कैसे सोचता है, सीखता है, ये पता नहीं लगेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। डी ऑप्शन है टेस्ट द रिकॉल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑन अ पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा ही जांचा जा सकता है, ये बात भी गलत है। हो सकता है कोई बच्चा डिस्कशन में, डिबेट में, स्पोर्ट्स में अच्छा हो और आप पेपर पेंसिल टेस्ट पे लगे पड़े हैं, है ना। अब आप सचिन तेंदुलकर को एकेडमिक्स स्कोर के हिसाब से अगर जांचा जाता, क्या उनको उसी हिसाब से रखा जाता, तो फिर तो वो इंटेलिजेंट कहलाते ही नहीं, या कभी हम उनकी क्षमता पहचान ही नहीं पाते, ठीक। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि भैया अगर आप मछली को उसके उड़ने की क्षमता से नापेंगे तो जिंदगी गुजार देगी इस बात को सोचने में कि वो बेवकूफ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि हर बच्चे का जो काम है उसको एनालाइज करना, गैप कहाँ है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए आप असेस करते हैं, इसलिए आप टेस्ट लेते हैं, इसलिए आप जांचने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव की अगर हम बात करें कुक विद जन्नत, तो जन्नत उसमें सिंपल बात है। फॉर्मेटिव का मतलब है जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो आपको फीडबैक के लिए किया जाए। वही समेटिव किस लिए होता है, आपके जजमेंट के लिए, इतने परसेंट आप लेकर के आए हैं या यहां तक आप पहुंच गए हैं, आपका अचीवमेंट लेवल क्या है। और फॉर्मेटिव में जनरली पेंसिल पेपर टेस्ट को, पेन पेपर टेस्ट को अवॉइड करते हैं। समेटिव में वो होता है जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स या आपका ईयरली एग्जाम्स, ठीक है ना। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, होलिस्टिक। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको करा चुकी हूं, अभी यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय हिमांशु सिंह, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस उसके हमारे अभी और बचते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में कराए हैं उसी थियोरी में भी, बट एक सेशन अलग से क्वेश्चंस का रखेंगे जल्दी ही। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजल्स, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल कार्ड कहेंगे हम इसको, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहेंगे। इसमें 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में क्या बात का सुझाव दिया गया है, ये पूछा है। समेटिव असेसमेंट,
भाई 360 डिग्री का मतलब है चहुमुखी, होलिस्टिक, हर पक्ष को जांचने वाली, और समेटिव में सिर्फ आप परसेंटेज को जांचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यानी यंत्रवत कौशल, जी नहीं, है ना, सिर्फ रटने पे फोकस नहीं कराना, ये थोड़ी कहेगी कोई भी अच्छी पॉलिसी। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, तो देखो पेपर पेंसिल टेस्ट समेटिव में होता है, ऐसे में, लेकिन 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि बच्चे के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए उसका आकलन करना है, एक्टिविटीज से लेके हर चीज। इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये बात सही है। 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है, बच्चा खुद का भी आकलन करे, स्व आकलन और समूह आकलन, यानी जो उसके पीयर्स हैं वो भी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या आकलन उनका निकल के आया उसके काम को लेके, सब मिलके हर एक पक्ष को समझा जाए, तभी तो 360 डिग्री कहला रहा है ना। बच्चे का खुद का, यानी वो खुद के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या असेसमेंट है, उसके पीयर्स क्या असेस कर रहे हैं, टीचर्स क्या असेस कर रहे हैं, उसकी स्कोलेस्टिक यानी पेन पेपर वाली क्षमताएं और को स्कोलेस्टिक यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सबको मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, उस तरह से असेस करेंगे। डी ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट शुड अ टीचर डू इन अ क्लासरूम दैट हैज लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी नंबर दिलाएगा और ये यहाँ सीडीपी में भी काम का है ना, सीडीपी में भी काम का है। बताइएगा एक बार, एनसीएफ 2005 भी कराया हुआ, फिर से कराऊंगी, डोंट वरी। आपके चैनल को फॉलो करने से सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सरकार, आपसे पहले कितने लोग कर चुके हैं, आप भी करेंगे अगर सही तरीके से, अगर समझ में आ रही है, दिमाग के अंदर जा रही है, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रही हैं चीजें, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। काम की चीजें कर रहे हैं हम, कोई फालतू चीजें करते नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी नहीं आ जाता, ठीक। तो अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे और सही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप मस्त तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि छत से छलांग लगाएंगे तो उड़ जाएंगे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यानी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं क्लासरूम में। जैसे कोई आपका मैथिली बोलता है, कोई बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा है जो हिंदी बोलता है, कोई बच्चा है जो भोजपुरी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, मराठी बोलता है, डिफरेंट बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मल्टीलिंगुअल क्लास है आपकी, बहुभाषी शिक्षा है यानी कक्षा है। पहला ऑप्शन है पीनलाइज लर्नर्स whenever they speak in their mother tongue, यानी जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें उनको डंडा उठा के और 3-4 लगा दो। तो ये तो गलत है। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, दुनिया की सारी अच्छी पॉलिसीज यही कहते हैं कि बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने दो। जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र कि सबसे पहले मातृभाषा फिर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये कोठारी आयोग से ही 1964-66 से ही आया हुआ है। और ऐसा नहीं है मदर टंग में आप बच्चे को पढ़ाने देंगे, उसकी मातृभाषा में उसको कंफर्टेबल होने देंगे, ठीक, उसको एक्सप्रेस करने देंगे, अभिव्यक्त करने देंगे खुद को। बी ऑप्शन है क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बाय एनकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी ऐसा एक कल्चर, ऐसी एक संस्कृति बनाना या पैदा करना कक्षा में जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए कि भाई जो भाषा उनको आती है, जो अपने एनवायरमेंट से जो उनकी मदर टंग है वो उसमें बात कर सकते हैं फ्रीली। तो एक दूसरे से बच्चे एक दूसरे की मदर टंग भी सीखेंगे और खुद को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बच्चे को आजादी दी गई है, उसकी मातृभाषा के पक्ष में है। एक बात याद रखिएगा, बच्चा जो भी लेके आए अपने घर से, है ना, जो भी लेके आए मतलब लंच बॉक्स हो, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, चाहे उसका बैकग्राउंड हो, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, आप उसको डिमीन नहीं करते, उसको कम नहीं आंकते, उसको बुरा महसूस नहीं कराते। उन सबको आप एक एसेट की तरह, एक संसाधन की तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल बात हो गई। सी ऑप्शन है टेल द स्टूडेंट्स टू स्पीक ओनली इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्कूल। ऐसा नहीं है जो स्कूल में भाषा स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलनी है, अरे भाई सीखते सीखते सीखेगा, पहले उसको कंफर्टेबल तो होने दो ताकि वो सीख पाए। लैंग्वेज तो बाद में सीख लेगा, लैंग्वेज क्या एक माध्यम है। तो आपको बच्चे की भलाई वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा आपके लिए काम करेगा पूरी पेडागोजी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, कि जो ऑप्शन बच्चे की भलाई की बात करे वो अच्छा है, बच्चे के पक्ष में हो, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव हो। डी ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू एनरोल इन होम ट्यूशंस। हाँ, तो फिर आप इसको क्या बनाएंगे, बिजनेस बना देंगे कि भैया जो हाशिए पर परिवारों वाले बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, अलग थलग रहे हैं समाज में, उनको कहो स्पेशल ट्यूशन आके लो और तभी पास हो पाओगे। तो ये गलत बात है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरटीई तो ट्यूशन के खिलाफ भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि कायदे में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या स्कूल्स में भी इवन टीचर्स हैं उनको अवॉइड करना है ट्यूशन पढ़ाना, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको
जो आर्थिक रूप से लाभ वाली चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लासरूम। यानी एक टीचर कैसे प्रमोट करे जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को। ये क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे। यानी रूढ़िवादिता क्या है कि भैया ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये सब्जेक्ट सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, ये काम सिर्फ लड़के करेंगे, है ना। अगर लड़के को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो खराब लग सकता है, डांस में इंटरेस्ट है तो खराब लग सकता है लोगों को, है ना। ऐसे ही ऑपोजिट है कि स्पोर्ट्स में अगर लड़कियों को इंटरेस्ट है तो वो खराब लग सकता है किसी को। तो रूढ़िवादिता क्या है, जो कुरीतियां, जो चीजें चली आ रही हैं बहुत टाइम से कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, या ये तो लड़कियों का काम है, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे खाना चाहिए, है ना, लड़कियों को ऐसे सांस लेना चाहिए। ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है जो समाज ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन है, बाय एनकरेजिंग गर्ल्स टुवर्ड्स फेमिनिन ट्रेट्स एंड रोल्स एंड बॉयज टुवर्ड्स मस्कुलिन। यानी लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं की ओर प्रोत्साहित करना, इससे स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। कायदे में क्या होना चाहिए, दोनों लोग इंसान हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट किसी चीज में हो सकता है, किसी को कोई चीज पसंद हो सकती है, तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो हमने फेमिनिन और मस्कुलिन ट्रेट्स से जिनको जोड़ रखा है, क्या हो सकती है वो कि एडवेंचर जो है वो मस्कुलिन ट्रेट है, सिर्फ लड़कों को पसंद होना चाहिए, है ना। और एक वो एड भी आता था कि व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन या बॉयज, समथिंग लाइक दैट। तो हालांकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था। ठीक, फेमिनिन ट्रेट्स क्या है, बिल्कुल काम, स्वीट, शांत एकदम, है ना, कोमल, वो वाली केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें। तो अगर हम सिर्फ ऐसे ही बढ़ावा देंगे कि लड़कों को केयरिंग होना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा, तो ये तो गलत बात हो गई। फिर है बी, बाय गिविंग जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क्स टू बॉयज एंड गर्ल्स दैट दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड फॉर। यानी लड़के व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए अनुवांशिक रूप से वो तैयार हैं। तो क्या किसी ने लिख के भेजा था कि लड़के सिर्फ यही काम करेंगे, ये हेरिडिटी में है उनकी, है। टाइम के साथ आप देखते हैं काम भी बदल रहे हैं, चीजें भी बदल रही हैं। अब से 50 साल पहले जो करियर नहीं होता था आज वो है। तो ये किसने कहा कि सिर्फ लड़के उस चीज को परस्यू करें या लड़कियां, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है, बाय हैविंग जेंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस गर्ल्स टू एक्सेल इन लैंग्वेज एंड बॉयज इन मैथ्स। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं या लड़के ड्राइविंग में अच्छे होते हैं और लड़कियां भाषा में अच्छी होंगी या सजने संवरने में अच्छी होंगी, है ना। ये इसमें सोसाइटी या हमारी एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, हेरिडिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, बाय प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटिपिकल सेक्स रोल्स। ये बात सही है कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, कि हमारी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल हो कि भैया माउंटेन अगर चढ़ना है तो बछेंद्री पाल भी जा सकती हैं, है ना। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं, हम सुनीता विलियम्स से लेकर के कल्पना चावला तक के नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में भी हम महिलाओं को दिखाएं। ठीक है, जब हम क्रिकेटर्स की बात करें तो हम सिर्फ विराट कोहली की बात ना करें, हम झूलन गोस्वामी की भी बात करें, हम मिथाली राज की भी बात करें, या और फीमेल्स की भी बात करें जब हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो है ना। तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आज कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया मुझे लगता है, खैर। टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स टीचर्स शुड। यानी जब पहली पीढ़ी, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पीढ़ी में, यानी आज तक की किसी जनरेशन में कोई स्कूल ही नहीं गया, तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक, तो टीचर को क्या करना चाहिए फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स के लिए, इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर, बच्चों में डर का माहौल बना दो। ये तो गलत बात है भाई, अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स नहीं सीख पाते तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है जिनकी पीढ़ियों में लोग पढ़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को शिक्षा का अधिकार है या वही शिक्षा ले सकते हैं। तो हमें ये चीजें दिमाग से निकालनी होंगी एज अ टीचर। बी ऑप्शन है, फैमिलियराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। यानी बच्चों की संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बात तो सही है ना भाई। जिस संस्कृति, जिस समाज से वो आ रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से वो आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे आप कि ठीक है, और स्कूल में क्या चलता है वो आप धीरे धीरे उनको फैमिलियराइज कराएंगे उस चीज से। सी ऑप्शन है, मेक, क्योंकि जिनके माँ बाप पहले स्कूल गए होंगे उनको आइडिया होगा कि इनको बैग लाके देना होता है, स्कूल में ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं, वो होमवर्क में भी हेल्प कर देंगे उनकी। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता एट टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे फैमिलियराइज करने में। मेक, उनको अपने बारे में बुरा महसूस नहीं कराएंगे, है ना। सी ऑप्शन है, मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम सिंस दीज चिल्ड्रन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस दी अदर चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हैव नो एक्सेप्शंस फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर
अनएडुकेबल, यानी उनसे कोई अपनी कोई वो नहीं रखेंगे एक्सपेक्टेशन कि भैया इनमें से कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी पीढ़ी में कोई नहीं पढ़ा। तो ये वाहियात बात है ना, एकदम बेकार बात है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज तो हम हो गए हैं कुछ ज्यादा ही लेट, कुछ लोगों को सुबह काम पे जाना होगा और कुछ लोगों को बच्चों को काम पे जाना होगा, और कुछ लोग होंगे हमारे जैसे महान लोग जिनको सिर्फ सो के उठना होगा और कहना होगा मम्मी खाना दे दो, है ना। तो वो लोग तो जगे हुए रहेंगे जिनको मम्मी खाना दे दो पे फोकस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, असर्शन की अगर हम बात करें, यानी कथन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन क्या है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरीड, चला लो तुम फोन चला लो, पबजी भी खिला दूं तुम्हें, हैं पोल नहीं आया अभी तक। दिवाली की छुट्टियों में आलसी हो गई, तुमने खूब मिठाई खाई होगी भर भर के, हैं बता दो। और पटाखे बैन थे, तुम्हें कहां से मिले? वाह, देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो असर्शन यानी कथन, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। यानी बच्चे अगर डिफरेंट तरह के हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट में अलग हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अलग हो, अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे हों, तो इससे लर्निंग एनरिच होती है, बच्चों को अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है कि अच्छा इनके यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, ये खाना खाया जाता है, इस तरह से ये रहते हैं, तो इससे भलाई है बच्चों की, कोई नुकसान नहीं है। बात तो सही है, मल्टीपल एस्पेक्ट जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भारती, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है इसका, ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। देखो ये दोनों अलग बातें हो गई कि चल कुछ रहा था, बीच में कोई और आया, उसने कहा अरे फलानी जगह पे ये हो गया, कि भैया बात तो कुछ और चल रही थी। तो इंक्लूजन की तो पहली बात तो यहाँ बात ये नहीं चल रही थी, ठीक है। हालांकि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करती है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इंक्लूजन से तो फायदा सिर्फ किसका है, जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, जिनको देखने में समस्या है। तो ऐसा नहीं है, इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा हर किसी के लिए है। तो ए तो सही है, आर गलत है, रीजन जो है वो गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। फोन रख दो साइड में और थोड़ा सा पोल पे एक्टिव हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजंस शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित है यानी बच्चे को विजुअली देखने में कुछ समस्या है ना, उसको विजुअल इंपेयरमेंट है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा है और आप पोल में जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है यूज अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। फाइन प्रिंट होता है छोटा छोटा सूक्ष्म, तो जिसको देखने में समस्या है उसके सामने आप और छोटा लिखेंगे तो ये मूर्खता हो जाएगी, है ना। कोई बच्चा कह रहा है मैम दिख नहीं रहा, और आपने कहा अच्छा दिख नहीं रहा, पहले आपने ए लिखा था ऐसे, और आप जैसे उसने कहा कि देखने में समस्या है, आपने कर दिया ए को इतना, तो ये फाइन प्रिंट क्या हो गई, मूर्खता हो गई, ठीक। जिसको ये नहीं दिख पा रहा था अब आप उसको ये दिखा रहे हैं, तो ये फाइन प्रिंट या सूक्ष्म प्रिंट में नहीं रखना। अगर देखने में समस्या है तो बड़ा प्रिंट होना चाहिए। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, यानी मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। यानी जिसको देखने में समस्या है उसको आप कुछ बोल के भी समझा सकते हैं, उससे क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगे भाई नोट्स, और 1-2 दिन रुक जाओ। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, जिससे बच्चा इमेजिन कर सके अगर उसको देखने में समस्या भी है तो भी। सी ऑप्शन है गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। भाई देखने में समस्या सिर्फ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो और गलत बात हो गई। अगर देखने के सेंस में यानी हमारी विजुअल सेंस में प्रॉब्लम है तो बाकी के 4 सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना, टच, फील, ऑडिटरी, इन सब चीजों का आप यूज करेंगे। डू अ लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, भैया देखने में प्रॉब्लम है, सारा काम ब्लैक बोर्ड का ही देंगे, कुछ ऑडियो टेप वगैरह भी दे सकते हैं, तो बी ऑप्शन बेटर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम ethos फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी ऐसा क्लासरूम, कंड्यूसिव का मतलब होता है सुगम, बेस्ट, उपयुक्त, तो ऐसा क्लासरूम जहां पे लर्निंग बेहतर हो सके लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए। लर्निंग डिसेबल्ड कौन से बच्चे हैं, जिनको किसी भी रूप में सीखने में प्रॉब्लम है, चाहे वो उनको समझने से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, चलने से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म में। नींद आ रही है आज, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन तो पूरे करते हैं ना सेट, कल से थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे 9 बजे ही, बट अब तो खत्म कर ही लेते हैं ना इतना।
है। नींद पूरी करनी है आपको, सपने पूरे करने पे फोकस करना है, नींद नहीं पूरी होगी चल जाएगा। देखिए, फॉलोइंग रिजिड करिकुलम, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम को भी और इंसान को भी। जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं समय के साथ, ठीक, तो हटा देते हैं इस बात को। बी ऑप्शन है यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, ये अच्छा है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट, यानी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ये बात सही है। डिफरेंट डिफरेंट वेज में अगर आप बच्चों को करने का मौका देंगे कोई भी काम, तो जो बच्चा एक तरह से नहीं समझ पा रहा वो दूसरी तरीके से समझ लेगा, क्योंकि आपने विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाई हैं, तो कोई ना कोई तो समझ में आ जाएगा। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पद्धतियां हो गई। सी ऑप्शन है एंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यानी मानकीकृत आकलन निश्चित करना। इसमें आपको स्टैंडर्डाइज नहीं, फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड असेसमेंट अपनाना है। हैविंग जीरो टॉलरेंस फॉर एरर्स, भैया बच्चा गलती कर सकता है ऐसा थोड़ी है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब ये किसी ने गलती की आपने गोली से उड़ा दिया, बेकार बात है ना। मेटाफोरिकली मैं बात कर रही हूँ, लिटरली नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। गिफ्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी क्षमताएं नॉर्मल या एवरेज बच्चों से ज्यादा होती हैं। ये सीखते जल्दी हैं, समझते जल्दी हैं, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता रखते हैं, मुश्किल टास्क पे भी ये परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। सोएंगे तभी तो सपने आएंगे। हाँ हाँ, ये खुली आंखों वाले सपनों की बात हो रही थी, वो वाले सपने नहीं जो सो के आ रहे हैं, उनसे किसी का भला नहीं हुआ। देखो एक बार, गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, आप ही जैसे बच्चों को प्रतिभाशाली कह रहे हैं हम यहाँ, है ना। देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अगर पहचान की बात करें तो कैसे की जा सकती है, देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही बात है। वो जो चैलेंजिंग या मुश्किल टास्क को वो करना चाहते हैं, उनको इजी में मजा नहीं आता, इजी इज टू बोरिंग, ठीक है। बी ऑप्शन है देयर इनेबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता होती है। ये बात तो गलत है। जो गिफ्टेड है उसको काम में मजा आएगा, ऐसा नहीं कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो परसिस्टेंट चीजें करेगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, हाँ इनमें मौलिकता होती है इनकी सोच में। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ये प्रेजेंट कर देंगे 1 मिनट में, अलग अलग तरह के, अगर आप इनके सामने कोई प्रॉब्लम रखते हैं। इसीलिए इनको हॉट्स दिए जाते हैं। हॉट्स मतलब गर्म खाना या कुछ नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, जो थोड़े मुश्किल होते हैं क्वेश्चंस कंपैरेटिवली, उनमें इनको मजा आता है क्योंकि ये इजी में बोर हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक, तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, फोर्थ भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन। ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, देखिएगा 21वां सवाल क्या कहता है, और 9 क्वेश्चन है, फिर सोना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल, ध्यान से पढ़िएगा, डेट्रीमेंटल मतलब रुकावट है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां एक्टिवली बच्चे सीख रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है ना। कौन सा तरीका सही नहीं है, कुल मिला के बात नॉट लिखा है, ये मान लीजिए आप। ए ऑप्शन है कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को काम दिया है, तो आपको पता हो कि भैया ये बच्चा किस गति से काम करता है, उनकी स्पीड का पता हो कि कितनी देर में ये वाला काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जिस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था उसको आपने कम दे दिया, जिसको कम टाइम देना चाहिए था उसको, जो कम टाइम में कर लेता है उसको ऐसा काम दे दिया कि वो बहुत ही जल्दी करके बैठ गया, तो उसको चैलेंजिंग देना था। तो ये बात भी गलत है कि हम पेस को ना समझें, तो पेस समझ के काम देना इज गुड। बी ऑप्शन है गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, यानी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम उनको। वो देखा ना, फास्ट टैग जाते हो कहीं, आजकल चलता है, तो वो फास्ट टैग हो जाता है ब्लैक लिस्ट, जब उसमें पैसे नहीं होते, कोई और खराबी हो जाए, तो ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम एक तरह से बच्चे को कि भैया तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए हम ब्लैक स्टार देंगे कि तुम एकदम नाकारा बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ब्लैक स्टार मिला है। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको इतना नेगेटिव कोनोटेशन के साथ डील करेंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है, जो उसका खुद में विश्वास है, वो गिर जाएगा। तो आपको एज अ टीचर ये
नहीं करना कि तुम तो नाकारा हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सी ऑप्शन है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स। हाँ, बच्चे का आकलन डिफरेंट तरीके से कीजिए। बीइंग सेंसिटिव एंड कंसीडरेट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। ये बात सही है कि बच्चे जिस संस्कृति जिस समाज से आ रहे हैं आप सेंसिटिव हो, उसके प्रति मजाक ना उड़ाएं। तो बी ऑप्शन गलत है, यही डेट्रीमेंटल है। इससे रुकावट आएगी बच्चे के अधिगम में कि आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ब्लैक स्टार दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गलत सलत कह रहे हैं या उसके दिमाग में डिमोटिवेट कर रहे हैं आप उसको कहीं ना कहीं, जो आपको लग रहा है कि मोटिवेशन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है समझते हैं। शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, यानी क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहज ज्ञान क्या है, जो बच्चों में नेचुरली आए, है ना। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे के अंदर से नेचुरली कुछ आ रहा है, तो इस चीज को आपको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अगर हम बात करें यहां तो यस, चिल्ड्रंस इंट्यूशंस एंड गैसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल 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 सही बात है कि जो बच्चों के इंट्यूशंस हैं, जो सहजता से, या गैसेस हैं जो उनके तुक्के भी हैं, मान लीजिए जो अनुमान वो लगा रहे हैं नेचुरली, उससे उनकी रीजनिंग बेहतर होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अनुमान भी लगाया किसी चीज में, तो कुछ तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके बेसिस पे आपने कोई बात कही होगी, तो इससे बच्चे की तर्क की क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, उनको अनुमान लगाने देना है, रोकना नहीं है। नो वाला आंसर तो बिल्कुल हटा देंगे। यस, बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर्स। एकदम से करेक्ट आंसर नहीं बताना चाहिए, पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा गलत भी बता रहा है, अच्छा आपने सबसे सुन लिया, फिर आप डिस्कस करेंगे क्या सही है। ठीक, तो सी ऑप्शन गलत है। नो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बात सही है, तो बी नहीं, ए ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए, पेडागोजी के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी पेपर में, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, मेरी स्पीड भी ज्यादा है, तब भी हमें समय लग रहा है पढ़ के समझ के उसको डिस्कस करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। असर्शन यानी एक कथन है और उसका तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप क्लास में गए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ पिक्चर्स दिखाई मान लीजिए, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, डिस्कशन किया बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उसको पहले से आता था, जो वो जानता है उन पिक्चर्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, जब आप पढ़ाने वाले हैं। तो बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं आप बच्चे की। रीजन क्या दिया है इसका, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल्स और एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम, यानी अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलाप के आधार पर वो एक्टिव होंगे और जो उनको आता होगा, एग्जिस्टिंग आइडियाज होंगे, वो बाहर निकल के आएंगे। दोनों ही बातें हमें सही लग रही हैं, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखते हैं फटाफट से। चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। तो बच्चे को एक्टिव रखना है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, बच्चा एक्टिवली सीखेगा। तो चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल वे नॉट इन लीनियर वे, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे, रेखीय स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं सीख सकता, ना डेवलपमेंट स्ट्रेट होता है ना लर्निंग स्ट्रेट होती है। इसका मतलब हो गया कि बस 2+2+2, आज 2 सीखा, कल 2 सीखा, फिर परसों भी 2 ही सीखेगा, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंडिंग की तरह चलता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, कंपाउंड इंटरेस्ट। लर्निंग वैसे काम करती है, स्पाइरल में काम करती है, डेवलपमेंट भी वैसे काम करता है। आज 2 हुआ, हो सकता है कल 1.5 हो पाए, और परसों 20 भी हो जाए या 5 हो जाए। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चीजें जाती हैं। स्पाइरल में होती है लर्निंग, ना कि लीनियर में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, मैकेनिकल नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है। तो चिल्ड्रन लर्न इन स्पाइरल यानी वर्तुलाकार वे में, एंड नॉट इन लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं सीखते, एक रेखा में नहीं सीखते कि बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी, इतना आज सीखा, इतना ही कल सीखेंगे, इतना ही परसों सीखेंगे। हो सकता है आज कम सीखा हो, कल बहुत ज्यादा सीख लें, परसों फिर कम सीखें, कोई मुश्किल चैप्टर आ गया तो फिर उसके बाद और इजीली सीख जाए। तो स्पाइरल में होगा, ना कि लीनियर में। डेवलपमेंट का भी यही सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कहता है टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी सुगम एनवायरनमेंट आपको बच्चे को सीखने के लिए देना है एज अ टीचर, तो आप क्या करेंगे।
फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी संज्ञान बुद्धि वाले एस्पेक्ट को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इमोशंस पे ध्यान देंगे। बैलेंस में जाना है हमें, इमोशंस और कॉग्निशन के बैलेंस में जाना है, दोनों को कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन पे ध्यान देंगे या सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये हट जाता है ऑप्शन। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस, ये भी बात गलत है। कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये बात सही है। यह मानना चाहिए आपको कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, कि जो संज्ञान है, जो दिमाग है, वो दिल को, और दिल दिमाग को, इमोशंस आपके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, मान लीजिए हैप्पी हैं आप, कोई काम करेंगे वो अच्छा होगा, दिमाग भी ठीक से काम करेगा। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कंसिडर दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशन, जी नहीं, कॉग्निशन और इमोशंस इंटर रिलेटेड होते हैं, सारी दुनिया यही मानती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड हैं या जुड़ी हुई हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, एक होती है रोट लर्निंग, रटना जिसको हम कहते हैं, दूसरी होती है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम, जो चीज हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, जीवन भर याद रहती है या जुड़ जाती है हमारे जीवन से, वो मीनिंगफुल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट कैसे गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं फर्स्ट आने वाले गोल्स। तो अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि आपको फर्स्ट आना है, आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मीनिंगफुल नहीं है, रट भी लेंगे फिर तो आप, है ना, रोट लर्निंग भी हो जाएगी। तो ये तो हट गया। फेलियर अवॉइडिंग, यानी बस पास हो जाएं किसी तरह से, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है सीखने का या जीवन जीने का। फेलियर एक्सेप्टिंग, फेलियर अवॉइडिंग, यानी मोटिवेट होने चाहिए फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए और फेलियर को अवॉइड करना उनका गोल होना चाहिए, ये भी बेकार बात है। तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स, कि भैया आज हमें ये क्लास लेने से ये सीखने को मिलेगा, ये हमारा गोल है, कुछ सीखने को मिलेगा आज, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, बजाय कि नंबर इतने आएंगे, ठीक है ना। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा रेयर ही हो पाता है, बट होना यही चाहिए। और आज की डेट में हम फोकस यही करेंगे नए करिकुलम के हिसाब से कि हम क्या करें, लर्निंग पे, अवबोध पर, जानने पर फोकस करें, बजाय कि किसके, उपलब्धि के, है ना, उपलब्धि के बजाय जानने पे फोकस हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट, यानी बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती हैं। तो सिंपल बात है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, है ना। तो बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो ये दर्शाती हैं कि बच्चे सीख रहे हैं और वो सोचते कैसे हैं वो पता लगेगा उससे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने यहां है कि स्टूडेंट्स इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद अदर पीयर्स, यानी विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाती हैं, कि बच्चे इंफीरियर हैं अपने बराबर वालों से। तो आप बच्चों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलती के बारे में सही बात नहीं है। स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कॉन्टिजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कि लर्निंग तो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उत्सुकता के लिए जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा कि लर्निंग सिर्फ इसलिए होगी। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स इनेबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अडल्ट्स, यानी वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, यानी बच्चे सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सीखेंगे। क्यों भाई, सेल्फ लर्निंग नाम की भी एक चीज होती है, बच्चा खुद से भी सीखता है जब वो क्यूरियस होगा। तो बच्चों की गलतियां ये दर्शाती हैं कि स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ये किसने कहा है, पियाजे ने, है ना। उन्होंने थिंकिंग के बारे में ये कहा है, इसको हम एरर से कनेक्ट कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है ना, कि वो डिफरेंट सोचते हैं। उस डिफरेंट में कई बार गलत भी हो सकता है, कि वो ये सोच रहे हो कि ये जो पेड़ हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ये साथ चल रहे हैं हमारे, है ना। ऐसा सोचना उनका बड़ों से बस अलग सोचना है, जो गलती बन सकता है एट टाइम्स, लेकिन डिफरेंटली सोचते हैं, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है ना कि क्वालिटेटिवली। वही बात है कि अमाउंट में अलग है, अमाउंट में सेम है, क्वालिटी में डिफरेंट है, काइंड में डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं किसकी, मैच द फॉलोइंग की, एक तरफ दिया है एल्गोरिथम क्या है, दूसरी तरफ ह्यूरिस्टिक क्या है, एनालॉजी क्या होता है, मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है। ये दिसंबर 2018 में भी आया था, मीन्स एंड एनालिसिस मतलब चीजों को टुकड़ों में तोड़ करके समझना। देखिएगा एक बार और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी आपको समझ के सही जवाब देना होगा। ऑफलाइन क्लास जल्दी बता देंगे आपको कब से शुरू होगी, कुछ आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी ऑफलाइन में। आप जवाब दीजिए, इतने पढ़िए इसको। देखिएगा
अगर मैं बात करूं, डी ऑप्शन आप में से कई लोग कह रहे हैं एल्गोरिथम्स होते हैं कि ये स्टेप हैं, इनको ऐसे करना है, ये एल्गोरिथम है, पहले से सेट है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर भी है तो कुछ सेट तरीके होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है। ह्यूरिस्टिक होता है जुगाड़ एक तरह का। अब जुगाड़ कहां लिखा हुआ है? अ जनरल स्ट्रेटेजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर, है ना। घर में कुछ खराब हो जाए, आपको पता है वो जुगाड़ है, वो जो रिमोट को मार के ऐसे चलाना है, वो ह्यूरिस्टिक है एक तरह का, जनरली काम कर जाता है, हो सकता ना भी करे। तो बी का हो गया डी ऑप्शन। एनालॉजी होती है यानी आप समान मिलती जुलती चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी आंख क्या है, कैमरा के जैसी है, ये एनालॉजी है जो आपने दी है, ठीक। तो कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक। मीन्स एंड एनालिसिस होते हैं टुकड़ों में तोड़ के देखना। आपके पास एक बड़ा गोल है, आपको सीटेट डीट प्लस भी केवीएस क्लियर करना है, तो आपने टुकड़ों में तोड़ लिया, पहले सीटेट पे फोकस करती हूँ या करता हूँ, सीटेट में पहले ये सब्जेक्ट पे फोकस करती हूँ, ये स्कोरिंग है ना। एक दिन में सब कुछ नहीं कर लेंगे आप, तो ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक। हम कहेंगे एल्गोरिथम यानी फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ डी ऑप्शन में ही है, ये तो सिंपल है, इजी है, ए का सेकंड। और आपका जो ये एनालॉजी है यानी सी का फर्स्ट भी है यहाँ, तो ये तो आसान है कि आप एक दो ऑप्शन में मैच करेंगे, आपको पता लग जाएगा, बाकी किसी में कॉमन नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दो क्वेश्चन और है हमारे, फटाफट से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है भाई। लर्निंग को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक पर्सनल यानी बच्चे से रिलेटेड, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, ये क्या है? पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? न्यूट्रिशन कैसा मिला, ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, एजुकेशन कैसी मिल रही है ना, क्या रिसोर्सेज एनवायरमेंट में उसके अवेलेबल हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, टीचर्स कैसे हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी लर्निंग जो है वो सिग्निफिकेंटली यानी खूब अच्छे ढंग से प्रभावित होती है व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारकों से। इसके विषय में आपका कौन सा विचार सही होगा, ये पूछा है। शोभित, बैचेस में अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी डिफरेंट टीचर्स ही कराते हैं, मैं सीडीपी कराती हूँ सिर्फ, लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी जो भी जरूरी है एसएसटी और मैथ्स को छोड़ के करा दूंगी। मैथ्स में भी हम कुछ कुछ काम कर लेंगे पेपर 1 के लिए। देखिएगा, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, यानी अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों जो है वो पर्सनल हैं। एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, तो ये दोनों पर्सनल फैक्टर हैं, व्यक्ति के, विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है ना, पर्सनल फैक्टर है। रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, नहीं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अटेंशन आपकी हर एक व्यक्ति ग्रैब नहीं कर पाता, और कोई कर लेगा कोई नहीं करेगा। दूसरा रिलीजन, धर्म, ये बाहरी कारक हैं, आपने थोड़ा ना बनाए हैं, ठीक। फिर है इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी बोथ आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, कम्युनिटी एनवायरमेंटल है, इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल फैक्टर है, बच्चे से रिलेटेड है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, किस कम्युनिटी में आप हैं। एज क्या है? पर्सनल फैक्टर है बच्चे का। स्कूल एनवायरमेंटल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते कि ये दोनों एनवायरमेंटल हो। तो एक ही ऑप्शन सही है कि अभिरुचि और आपकी अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। यानी इसको अगर कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम अभिरुचि और अभिवृत्ति की बात करें तो 1 मिनट में समझ लेना इसको। एप्टीट्यूड होता है आपका किसी एक काम को, किसी एक स्किल को एक्वायर कर पाने की क्षमता, है ना। आपका किसी एक स्किल या किसी एक काम को एक्वायर या करने की क्षमता, जैसे मेरे अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, है, ऐसा मैं मानती हूं, और इसमें मैंने टीचिंग ट्रेनिंग भी कर ली तो थोड़ा और अच्छा हो गया होगा। लेकिन जिसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसको टीचिंग में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको पसंद ही नहीं है, ना तो पेशेंस है ना एक्सप्लेन करना पसंद है उस तरह से, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक। तो उस केस में अगर किसी के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है किसी चीज को करने का, और आप जबरदस्ती उसको कहे नहीं तुम्हें तो यही करना है, तो एप्टीट्यूड है आपके किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, योर एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल, जिसमें आप अच्छा कर पाए जिस फील्ड में। टीचिंग का एप्टीट्यूड हो सकता है, किसी में पॉलिटिशियन बनने का हो सकता है, किसी में कुछ और हो सकता है। अगर हम बात करें किसी में स्पोर्ट्स पर्सन बनने का हो सकता है। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है कि आपका नजरिया एक तरह का, यानी आप देखते कैसे हैं चीजों को, यानी आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट, आपके बिलीफ्स, कि आपका विश्वास किस चीज में है, किस तरह से आप देखते हैं, आपके व्यूज, बेसिकली आपकी वैल्यूज, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, किन चीजों को आप वैल्यू करते हैं, किन चीजों को आप
मानते हैं, किन चीजों को आप नहीं मानते। तभी तो हम बोलते हैं ना इसमें इसका एटीट्यूड ही ऐसा है इस चीज को लेके, मतलब उसका बिलीफ सिस्टम उस चीज को लेके वैसा है, उसका नजरिया वैसा है। जबकि एप्टीट्यूड आपकी किसी स्किल को एक्वायर करने से संबंधित है। ये करियर के लिए इसका टेस्ट लिया जाता है एप्टीट्यूड का, इसलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वगैरह भी देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आते हैं। एटीट्यूड है आपका नजरिया कैसा है। ठीक, चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पर्सनल फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति के, अलग अलग लोगों में अलग अलग होंगे। आज के लिए आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत है और आप जवाब देंगे खुशी खुशी नींद आने से पहले। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, ध्यान से पढ़िएगा, लर्निंग यानी सीखना, ज्ञान यानी नॉलेज, ये कैसे हैं? सामाजिक संरचनावादी यानी जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हो, जो वाइगोस्की को फॉलो करता हो। ठीक, समझिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड बाय द टीचर टू द लर्नर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर के द्वारा बच्चे में भर दिया जाएगा, ये टीचर है, खाली बर्तन बच्चा है और इसमें भर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब सब मिलके सीख रहे हैं, तो ये तो गलत है। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर्स, हाँ ठीक है। को कंस्ट्रक्टेड सिर्फ इंडिपेंडेंटली लर्नर्स के द्वारा, इसमें तो फिर समाज और संस्कृति दोनों है ना, तो बच्चे के टीचर या पीयर्स भी इसमें शामिल होंगे। को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, बच्चा अकेला नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, ये बात सही है कि टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर के या पीयर्स सब मिलकर के ग्रुप में सीख रहे हैं, तभी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम